तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन नंबर 5। इस लेसन का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस लेसन में, ये फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पाँव के निशान। फीट का मतलब आप जानते ही हैं, फीट का मतलब पाँव। तो पाँव के बगैर पाँव के निशान बन जाने को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहते हैं। ये आपका लेसन नंबर 5। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मेन मुद्दा क्या है, किस बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अगल बगल ये सारी कहानी घूमेगी। आप समरी इसी के बेसिस पर लिख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। तो सबसे पहले ये सवाल से शुरू कर रहा है कि क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट की, ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो अपने आप को कैसे अदृश्य कर लेते हैं इसके बारे में खोज कर लेता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। तो ये कहानी किस बारे में है कि वो अपने आविष्कार का, डिस्कवरी का मतलब आविष्कार, तो अपने आविष्कार का प्रयोग अच्छे कामों में करता है या मिस यूज़ करता है, गलत कामों के लिए करता है। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। इसमें जो आगे पढ़ेंगे उससे इन कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो इनविजिबल आदमी कैसे विजिबल बन गया, ये आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग दी स्ट्रीट्स। तो वो स्ट्रीट्स पे क्यों घूम रहा था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना, बिना काम के घूमने को वॉन्डरिंग बोलते हैं। तो वो गलियों में क्यों घूम रहा था। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, इन सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं हमको। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। तो इस कहानी में शुरुआत होती है दो लड़कों से। तो वो दो लड़के सरप्राइज्ड हो गए थे, क्यों। उनके सामने मडी इम्प्रिंट्स, गीली मिट्टी थी, उसमें पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पाँव, बेयर का मतलब नंगा। तो बेयर फीट, नंगे पाँव के निशान थे उनके घर के सामने, जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसमें। तो वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। तो वाजिब सा सवाल था उनका। बोला नंगे पाँव कोई भी आदमी किसी घर के सामने क्या करेगा, ये वो सोच रहे थे। इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो घर कहाँ था, लंदन के बीचों बीच। एक सभ्य शहर है, वहाँ कोई नंगे पाँव एक तो घूम रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और पूरा शहर घूमने के बाद बीचों बीच में आया है वो नंगे पाँव। एंड वेयर वॉज द मैन, और उससे भी बड़ी बात थी कि जिसके निशान हैं वो आदमी अब है कहाँ। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो एज दे गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है घूरना। तो जैसे जैसे वो घूर रहे थे उस पाँव को के निशान को कि ये कहाँ गया, ये सब सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। तो रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, रिमार्केबल का मतलब एक अजीब, एक रिमार्केबल का मतलब होता है ऐसा दृश्य, रिमार्केबल साइट का मतलब होता है ऐसा दृश्य जिसको आप भूल न सकें, उसको रिमार्केबल साइट बोलेंगे। तो एक ऐसा दृश्य उनके सामने आया जिसको वो भूल नहीं सकते। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा निशान, वहाँ पे कोई उनको दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो तभी एक अचानक एक ताज़ा फुटप्रिंट का निशान बन गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग दी स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन दी स्ट्रीट। तो अब एक के बाद एक निशान बनते जा रहे थे, घर से अब वो स्ट्रीट्स की तरफ जा रहे थे वो निशान बनते हुए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। तो the boys followed, लड़के, दोनों लड़के पीछा करने लगे। और फैसिनेटेड थे वो। फैसिनेटेड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के पीछे इतने उत्सुक हो जाते हैं कि आप उसको जानने की इच्छा रखते हैं। फैसिनेटेड, किसी चीज़ के प्रति इच्छा रखना, उसको जानने की, उसको फैसिनेटेड कहते हैं। तो लड़के इसी इच्छा में उसके पीछे फॉलो कर रहे थे। कब तक फॉलो किया उन्होंने, जब तक कि वो मिट्टी के निशान हल्के नहीं होते गए। फेंटर, फेंट मतलब हल्का, तो और हल्के होते गए और फिर
निशान बनना बंद हो गया, तब तक वो पीछा करते रहे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो इस मिस्ट्री मतलब रहस्य, तो इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था, जो समझाने की कैसे समझ सकते हैं हम इस रहस्य को, वो बहुत ही आसान था। इनके हिसाब से देखते हैं क्या था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। तो bewildered का मतलब ऐसी हालत जिसमें कुछ समझ में ना आए, मतलब वाइल्ड की तरह वाली हालत। जब कोई वाइल्ड होता है तो उसको नॉर्मली ये इसलिए लिखा जाता है कि जब आप उस स्थिति में होते हैं कि आप कुछ सोच या समझ नहीं सकते हैं, उस स्थिति को bewildered कहते हैं। तो इन लड़कों की भी वैसी ही स्थिति थी। एक तो लड़के थे, छोटे थे, ऊपर से उनको अचानक दिख रहा था कि कोई है तो है नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, और पाँव के निशान बनते जा रहे हैं। तो वो स्थिति उनकी bewildered स्थिति थी। तो bewildered स्थिति के बच्चे किसका पीछा कर रहे थे? साइंटिस्ट का। ये एक्सप्लेनेशन है जिसने अभी एक खोज कर ली है कि आदमी के शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे कर लिया जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हैं ना, वो वस्तु जिसके आर पार लाइट जा सके, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे, साइंस आपने पढ़ी होगी, पीछे के क्लासेस में भी अभी भी पढ़ रहे होंगे, कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ही उसकी इमेज हमारे आँखों में बनती है। तो अगर लाइट हमारे शरीर के आर पार चली जाए तो हम दिखाई नहीं देंगे, हमारी इमेज ही सामने वाले की आँख में नहीं बनेगी। तो यही एक सीधा साधा एक्सप्लेनेशन था इस मिस्ट्री का, जो अभी बताया है नैरेटर ने। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। तो ये ग्रिफिन साइंटिस्ट के बारे में है। ग्रिफिन साइंटिस्ट था, अब आया इसका कैरेक्टर। तो वो दो लड़के हैं इस कहानी में और ये तीसरा कैरेक्टर है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहा था। किस लिए? कि वो ये साबित करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। तो उसने कुछ ऐसे इस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कुछ ऐसे ड्रग्स खा लिए। ड्रग्स का मतलब दवा होती है। तो ऐसे ड्रग्स ले लिए जो जिससे कि उसकी बॉडी शीशे की तरह, उसका शरीर शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन उसका शरीर शीशे की तरह ही सॉलिड भी था। ऐसा नहीं था कि हाथ अगर उसको टच करेंगे तो टच नहीं होगा, वो टच उसको कर सकते थे, यानी कि सॉलिड अवस्था में था। हाथ आर पार नहीं जा सकता था, उसको चोट लग सकती थी, ये वो अवस्था थी। उसने ऐसा कि शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट तो हो गया लेकिन सॉलिड भी रहा वो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। तो बता रहे हैं कि जितना भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तभी तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट किया और इतने ड्रग भी उसने आविष्कार कर लिया। तो कह रहे ब्रिलियंट तो था वो, लेकिन लॉलेस था, कानून नहीं मानता था। ठीक है, तो उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं अब। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो उसका जो मकान मालिक था वो ग्रिफिन को पसंद नहीं करता था और उसको बाहर निकालना चाहता था। तो इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में ही आग लगा दी। देखो भाई ये कैसा आदमी था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो उसको देखे कि वो, ताकि वो देखा ना जा सके, उसको अपने कपड़े निकालने पड़ते थे। मतलब ये जो, वरना कपड़े दिखाई देंगे, शीशा सॉलिड तो था ही वो, उसके ऊपर कपड़े लटके रहेंगे तो अंदर से आप ट्रांसपेरेंट भी हो जाए तो कपड़ा तो दिखाई देगा, इसलिए उसको गायब होने के लिए कपड़े निकालने होते थे। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर। तो फिर ही कैसा ऐसा हो गया इस आविष्कार के बाद कि वो बिना घर का घूमने वाला हो गया। वॉन्डरर, वॉन्डरिंग के बारे में हमने देखा था, बिना मतलब के घूमने वाला, वॉन्डरिंग उसको कहते हैं। तो वॉन्डरर वो आदमी हो गया जो बिना मतलब के घूमता रहता है। और इसका तो घर भी नहीं था, घर से भी निकाल जला ही दिया उसने, अब निकालना क्या है। विदाउट क्लोथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। तो ऐसा घूमने वाला था जिसके पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, पैसा नहीं था और दिखाई भी नहीं देता था।
until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और वो कब तक दिखाई नहीं देता था? जब तक कि वो मिट्टी में न पाँव रख दे। और तो क्योंकि फुटप्रिंट बनना शुरू हो जाते थे, वो तो आदमी देख ही सकते हैं बाकी लोग, तो तब तक नहीं दिखाई देता था वो, तो नंगा घूमता रहता था। पैसों के जो चाहिए था उठा लेता होगा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो बड़ी आसानी से बच के निकल गया उन दो बच्चों से जो उसका पीछा कर रहे थे फुटप्रिंट्स की वजह से, जो शुरुआत में घटना हुई थी। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनसे बच के निकल गया तो अब शांत रहने वाला था। वो उसके एडवेंचर अभी होते ही रहने वाले थे। एडवेंचर का मतलब घटनाएं। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। तो उसने एक बुरा समय, लंदन का वो बुरा समय था जिसमें उसने बिना कपड़ों के घूमना पसंद किया था। देखते हैं भाई क्यों। इट वॉज मिड विंटर। अच्छा, ठंड का मौसम था, अभी ठंड आधे बीचों बीच थी, तो उसमें नंगे घूमना था। अब गायब होने के लिए नंगा होना पड़ेगा, और नंगा होगा तो इधर ठंड पड़ रही थी। ये तो बुरी बात है भाई। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। तो हवा बहुत ठंडी थी और वो कपड़ों के बिना रह नहीं सकता था। नॉट डू विदाउट, ये देखिए, नॉट डू विदाउट यानी उसके बिना काम नहीं चल सकता था उसका, इसका मतलब ये होता है। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। तो लंदन की गलियों में घूमने की बजाय वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। वो एक लंदन के बड़े स्टोर में घुसना चाह रहा था जिसमें गर्मी हो। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। तो अब बंद होने का टाइम आ गया स्टोर का। बंद करके जब वो चले गए तो वही उसका टाइम था जब वो अच्छे अच्छे, स्टोर के अंदर बंद हो गया था तो स्टोर के अंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता था और खाना खा सकता था। अच्छा अच्छा, अंदर खाने का कैफेटेरिया भी होगा, पेंट्री भी होगी, तो खा सकता था बिना पैसे की चिंता किए हुए। तो इस टाइप का वो आदमी था, सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा था वो। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। तो उसने कई सारे रैपर, बंद हो गया था, रात हो गई थी, चले गए थे सब, तो अंदर से नए नए कपड़े उसने रैपर खोले, सब तोड़ ताड़ के उसके बॉक्सेस, और गरम गरम नए नए कपड़े पहने फिटिंग वाले। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो जल्दी ही जो अंदर था, एक जूते भी उसने नए पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, बड़ा सा चौड़ा हैट पहन लिया, वाइड ब्रिम्ड हैट जिसका माथा चौड़ा हो। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो अब वो बन गया दिखने वाला, वो दिखाई देने लगा। कपड़े पहन रखे थे, लाइट रुकेगी तो दिखाई देने वाला आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। तो ग्रॉसरी स्टोर से वाइन भी ले आया था, पेंट्री में गया, किचन में गया, वहाँ उसको कोल्ड मीट मिल गया, कॉफ़ी मिल गई, बस अब उसकी तो मज़े 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 आ गए उसको अंदर सब सारे। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और उसके बाद रजाई एक के ऊपर एक रखे हुए थे, उसको पाइल था, और क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई, तो मोटे गद्दे, तो मोटे गद्दों का रखा होता, उसके ऊपर सोने का उसने प्लान बना लिया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो अब देखो, अब सुबह वो देर तक सोता रहा, तो इसको लिखने का तरीका क्या कह रहा है कि अगर सिर्फ वो सुबह, अगर वो कम देरी सोता तो वो उसके लिए अच्छा रहता। इट माइट हैव बीन वेल। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हुआ, असल में हुआ क्या, ऐसे लिख रहा है, एज इट वॉज मतलब जैसा हुआ वैसा बता रहा है। तो एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स व ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो तब तक नहीं उठा जब तक असिस्टेंट आ गए, तब तक सो ही रहे थे भाई साहब। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन। तो वो जब आ रहे थे तो इसने उनको देख लिया, तो इसको पैनिक हो गया। पैनिक मतलब डरना, भय से कांपना। तो ये पैनिक हो गया और दौड़ने लगा, भागने लगा वहाँ से। यही इसका पहला रिस्पॉन्स था।
दे नेचुरली गेव चेज, और स्वाभाविक था, नेचुरली मतलब स्वाभाविक, तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने इसको दौड़ाया, गेव अ चेज। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वो बच भी कैसे पाया, सिर्फ तभी बच पाया जब उसने भागते भागते अपने कपड़े, जो नए नए कपड़े उसने पहने थे, उसको निकाल के फेंक दिया, तभी वो बच पाया, क्योंकि फिर दिखाई देना बंद हो गया वो। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन दी चिल जनवरी एयर। तो फिर अब उसके साथ क्या हुआ, फिर कपड़े निकाल के फेंक दिया और जनवरी के ठंडी हवाओं के बीच उसने खुद को नंगा ही पाया। भाई देख लो। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई दिस टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। तो उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं देती थी, कपड़े वपड़े पहन लेता था, तो वो थिएट्रिकल कंपनी, किसी ड्रामा कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी के उसमें घुस गया, घर में के स्टोर में, जहाँ पे उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो अपने मुंह पे लगा सके, क्योंकि कपड़े पहन लेता था तो विजिबल तो हो जाता था, लेकिन मुंह वाली जगह तो खाली थी। ऐसे ड्रग्स उसने खा लिए थे कि पार हो जाती है, हेड भी पहनोगे तो उसके ऊपर पहनोगे ना, तो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो वो जगह को भर सके, शोल्डर्स के ऊपर, यानी चेहरे वाली जगह को। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो ड्यूरी लेन लंदन में बहुत मशहूर है, तो वहाँ गया, कांपता हुआ उधर घूम ही रहा था। ही हरी टू ड्यूरी लेन, याद रखिएगा, ये किसी काम तो नहीं आएगा, बट इस लेन का नाम बहुत फेमस है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर कंपनीज हैं, उन वहाँ पे वो पहुँच गया, ड्यूरी लेन पे। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। तो थोड़ी देर में उसने एक सूटेबल, एक पसंद के लायक एक दुकान ढूंढ ली वहाँ पे, जिसमें उसको वो चीज़ चाहिए थी जो शोल्डर के ऊपर वाली जगह भर सके। ही मेड इज, तो इनविजिबल तो था ही, ऊपर चढ़ के चला गया, ऊपर वो दुकान थी, अदृश्य तो था ही वो, और थोड़ी देर बाद वो अपनी चेहरे वाली फोरहेड वाली जगह पे बैंडेज बांध के आ गया, राउंड हिज फोरहेड। डार्क ग्लासेस फॉल्स नोज, और एक गहरे रंग का रंगीन चश्मा लगा लिया और नकली नाक लगा रखी थी उसने। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और साइड विस्कर्स, ये जो कान के पास जो बाल होते हैं उसको साइड विस्कर्स बोलते हैं। घने घने वहाँ पे बाल लगा लिए साइड वाले, जिसको कलम बोलते हैं या ख़त बोलते हैं, वो घने बाल वहाँ पे कर लिए। एंड लार्ज हैट, और फिर एक बड़ी सी हैट पहन ली उसने। टू escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। और अब ये सब पहन लिया था तो अब तो दिखाई देता ही, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस दुकान से उसने शॉपकीपर पे ही हमला बोल दिया, और फिर उसको लूट भी लिया, जितने पैसे वैसे थे उसके सारे लेके लूट लिया और आगे चला गया। तो आपको ऊपर के दोनों छोटे छोटे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। अब देखते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। What does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Eccentric का मतलब खुदगर्ज, अजीब सा, जो नॉर्मल बिहेवियर ना करे उसको इसेंट्रिक बोलते हैं, जो कि जिगजैग पैटर्न में काम करे, एक तरीके का उसका सोचने और व्यवहार करने का तरीका ना हो। तो मिसेस हॉल को वैज्ञानिक ऐसा क्यों लगता है? वॉट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन दी स्टडी। तो स्टडी उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग पढ़ते हैं, हर घर में स्टडी भी एक रूम होता है। तो वहाँ पे क्या क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा, जो कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी स्टडी में। वॉट अदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। इन का मतलब होता है जिसको हम होटल कहते हैं, जहाँ रहने की भी सुविधा होती है, उसको इन कहते हैं, जहाँ खाने और रहने दोनों की सुविधा हो। तो कौन सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण चीज़ें हुई थी इन पे, ठीक है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू दी विलेज फॉर आइपिंग। तो अब वो लंदन से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भड़ाका था, वहाँ किसी न किसी से तो दिक्कत होने ही वाली थी। तो वो ट्रेन ले लिया उसने गांव जाने के लिए। विलेज कौन सा गांव? आइपिंग।
वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे उसने 2 रूम बुक किए वहाँ के लोकल इन में, यानी वहाँ कोई होटल होगा जिसको इन भी कहते हैं। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। तो एक अजनबी आदमी के आने का, वो भी ठंड के मौसम में, उस गांव में, इन में, एक असाधारण घटना थी। यूजुअल मतलब नॉर्मली जो हैपन होती है, अनयूजुअल मतलब ये नॉर्मली लोग ठंड के मौसम में वहाँ जाते नहीं थे। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। तो एक ऐसा अजनबी जिसकी शक्ल भी बड़ी अजीब सी हो, उसने जो कुछ भी लगाया था असली तो था नहीं, तो अजीब सी शक्ल वाला आदमी लगता ही था, नकली नाक थी, कुछ था तो है नहीं उसके पास, दिखाई तो देता नहीं था वो। तो सबकी जीभ लपलपाने लगी। अब देखते हैं क्यों लपलपाने लगी। टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग मतलब जीभ लपलपाना। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो जो मकान मालिक था उसकी वाइफ का नाम मिसेस हॉल था। मिसेस हॉल उसको बोल रहे हैं ये वो उसने बहुत कोशिश की कि ग्रिफिन के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए। टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत व्यवहार। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू इप्सिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। लेकिन ग्रिफिन का तो कोई इरादा था ही नहीं किसी से कुछ बात करने का। उसने साफ साफ कह दिया कि मेरा ये इप्सिंग में आने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, तो वो अकेला रहना चाहता है, उसने साफ साफ बता दिया। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं मेरे काम में कोई दखल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे आके परेशान करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और अपनी शक्ल भी उसकी अजीब थी तो उसका भी उसको कुछ बताना ही था। उसने बोला कि और इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper। तो अब इसेंट्रिक यहाँ पे बोला ना, खुदगर्ज, जो अपने बारे में सोचे। तो मिसेज हॉल को पता चल गया कि ये खुदगर्ज सा वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करने का सोचा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए थे, और इसलिए मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज दी स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। स्ट्रेंज हैबिट्स लिखा है ना, अजीब व्यवहार, और इरिटेबल टेम्पर मतलब इरिटेट करने वाला उसका टेम्पर। टेम्पर का मतलब भी व्यवहार होता है, टेम्पर का मतलब भी क्रोध, जिससे आदमी परेशान हो, तो उसको इरिटेबल टेम्पर कहते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, तो ये सब उन्होंने इग्नोर कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो चुराए हुए पैसे ग्रिफिन के पास थे वो ज़्यादा दिन चले नहीं, और ग्रिफिन को ये बात माननी पड़ी कि उसके पास कुछ कैश में है नहीं, कोई उसके पास अभी हाथों हाथ तैयार कैश है नहीं। तब तो दिक्कत आने वाली थी उसको। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। लेकिन उसने ये बहाना बनाया, ही प्रिटेंडेड, किससे? मिसेज हॉल से, पैसा देना होगा उसको। तो वो बहाना बनाया कि उसका चेक आने वाला है, किसी भी क्षण उसका चेक आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। क्यूरियस फिर जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब जानने की इच्छा जो रखे, तो ऐसा एपिसोड वहाँ पे घटा। एपिसोड का मतलब घटना, क्यूरियस एपिसोड, ऐसी घटना घटी जिसके बारे में जानने का मन करे। तो जल्दी ही एक ऐसी घटना वहाँ पे घटी। वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेज इन दी स्टडी। तो बिल्कुल सुबह सुबह, क्लर्जी मैन वो होता है जो पूजा करता है गुरुद्वारों में, जिसको हम फादर बोलते हैं, या मंदिरों में पंडित होते हैं, तो ये क्लर्जी मैन होते हैं। तो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ, उनको स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें सुनाई दी बहुत सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। तो क्रीपिंग डाउन से यानी नीचे की तरफ, क्रीपिंग मतलब सरकते हुए, नीचे की तरफ से सरकती हुई आवाज़ें आ रही थीं कि कोई पैसा निकाल रहा है क्लर्जीमैन के डेस्क में से।
Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. तो बिना आवाज़ किए हुए क्लर्जीमैन नीचे गया एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली, और एक उसके हाथ में पोकर था, लंबा सा डंडा, पोक करने के लिए जो यूज़ होता है, लंबा सा डंडा लेके पीछे से उसने दरवाज़ा खोला और बोला सरेंडर, माने आत्मसमर्पण कर दो। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन आश्चर्य में, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य में आ जाना, सरप्राइज से भी ऊपर का एक लेवल, जब आपको कुछ भी न समझ में आए उसको अमेजमेंट कहते हैं। तो उस अवस्था में उसने अभी ध्यान दिया कि रूम तो खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो वो और उसकी बीवी हर जगह देख रहे थे, डेस्क के नीचे, ऊपर, चिमनी के पास, पर्दे के पीछे, सब देखने लगे। There wasn't a sign of anybody. तो वहाँ पे किसी के निशान नहीं थे। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन सबके सामने ही था, डेस्क खुली हुई थी और उसमें हाउसकीपिंग के लिए, घर के खर्च के लिए जो पैसे रखे थे वो मिसिंग थे, वो गैर मौजूद थे। Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. तो अब क्लर्जीमैन सुबह से शाम तक, पूरे दिन तक यही कहता रह गया कि यह असंभव सी घटना है, असाधारण घटना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब असाधारण घटना। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर इन अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये उससे भी एक ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटी थी। तो ये लिखने का ये तरीका है यहाँ पे नैरेटर का कि बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। जो क्लर्जीमैन के साथ जो घटना घटी थी वो इतनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना नहीं थी। किसके सामने? जो मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ हुई घटना घटी थी उस सुबह के बाद, मतलब सुबह का ही घटना थी लेकिन क्लर्जीमैन के साथ जो घटा उसके बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and was surprised to see the scientist's door wide open. तो लैंडलॉर्ड यानी मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे और उनको आश्चर्य हुआ देख के कि साइंटिस्ट जिस रूम में रहता था उसका कमरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। तो साधारण तौर पे जो कमरा उसका भी खुला हुआ था वो बंद और लॉक रहता था, उन्हें बंद रहता था और उसमें लॉक भी लगा होता था, और कोई घुस जाता था तो वो नाराज़ भी होता था। फ्यूरियस का मतलब नाराज़ होना, गुस्सा होना, टू बी वेरी एंग्री। तो कोई घुसता था तो वो फ्यूरियस भी हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये जो मौका था, ये बहुत ही अच्छा था जिसको खोया नहीं जा सकता था। क्या? उसके कमरे में जाने का। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने पीप्ड का मतलब ताक झांक करना। तो उन्होंने दरवाजे के पास ताक झांक करी और अंदर देखा कि कोई भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा टू इन्वेस्टिगेट यानी खोजबीन की जाए। अब घर तो उनका ही था, खोजबीन का मतलब देखते क्या करता है ये आदमी, उसके बारे में उत्सुक तो होता ही है ना, ऐसा आदमी देखता है तो। The bedclothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time. तो जो बिस्तर पे जो कपड़े वहाँ पे मैंने जो ओढ़ने का सामान था वो सब ठंडा हो चुका था, यानी कि इससे देख के लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ देर पहले ही उठ चुका है। आप तुरंत सो के उठते हैं तो आपका बेडशीट वार्म होता है, गर्म होता है। तो देखा, ये कुछ खोजबीन वाली चीज़ कर रहे हैं। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि जो बैंडेज वो अपने चेहरे पे बांधा रहता था और वो जो कपड़े पहना रहता था वो नीचे ज़मीन पे, फर्श पे वहीं गिरे हुए थे रूम में। उसको तो गायब होना था ना, वो चोरी करने गया था उधर क्लर्जीमैन के वहाँ। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो अचानक से मिसेस हॉल को सुनाई दिया एक स्निफ, मतलब सांस लेने का, उसके कान के पास कोई सांस ले रहा था। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑफ द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो अगले ही क्षण क्या हुआ, दी जो हैट
लगा हुआ था, जो टोपी लगी हुई थी, जो हैट लगा हुआ था बेड पोस्ट पे, बेड के बगल में कोई खड़ी जिस पे लाइट लगी होती है उसको बेड पोस्ट बोलते हैं, तो उसके ऊपर हैट लटका हुआ था, वो कूद के मिसेस हॉल के चेहरे पे लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर चेयर में जान आ गई, जो बेडरूम में जो चेयर रखा था उसमें जान आ गई। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. तो वो कूदते हुए, वो जो अब देख क्लर्जी मैन के जो हुआ था उससे भी अजीब घटना ही है। वहाँ तो उसने देखा कोई है नहीं और खुला हुआ चोरी हो गई, तो हो सकता है चोर कुछ देर पहले आके चोरी कर गया हो, सब कुछ पॉसिबल है ना। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ सामने सामने, चेयर में जान आ गई, टोपी उड़ के लगने लगी, तो सीधे उसके जाके पैरों में लगी, किसके? मिसेस हॉल के। एंड शी एंड हर हस्बैंड turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो उस कुर्सी ने क्या किया उनको, फिर वो भागने लगे और उस कुर्सी ने उनको रूम से बाहर भगाया, फिर डोर को शट किया, लॉक किया। तो ये सब वो काम वो कुर्सी कर रही थी। भाई इनके हिसाब से तो कुर्सी ही कर रही थी, उनको क्या पता कि अंदर अदृश्य है वो साइंटिस्ट। मिसेस हॉल, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टीरिक्स। हिस्टीरिक्स का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो उस समय आपको समझ में नहीं आता, तो उस अवस्था को हिस्टीरिक्स भी कहते हैं। जब हिस्टीरिया, आप फिर सिर्फ बिना सोचे समझे काम करते हैं, तो भाग रही थी बिना समझे समझे, तो मिसेस हॉल तो लगभग गिर ही गई थी अपने इस सब हिस्टीरिक्स में। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो उसको अब भरोसा हो चुका था कि उसके रूम में भूत रहता है। हॉन्टेड, हॉन्टेड उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, यानी भूतों का डेरा है उनका घर, और ये जो अजनबी आया है उसने ही ये सब कुछ भी करके इन भूतों को उसके फर्नीचर में घुसा दिया है। उसको इस बात का भरोसा हो गया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो मिसेस हॉल कहती थी कि मेरी बेचारी माँ उस पर बैठती थी, और ये सोचना कि अब वही चेयर मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो उसकी समझ में बेसिकली कुछ आ नहीं रहा था। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। तो अगल बगल के जो पड़ोसियों, द फीलिंग, उन जो पड़ोसियों का क्या कहना था कि ये सब जादू टोना से, विच क्राफ्ट का मतलब जादू टोना, तो बोला ये सब जादू टोना का असर है। ये सारी बातें वहाँ पे चल रही थी। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। लेकिन विच क्राफ्ट, जादू टोनों की बात हो या ना हो, जैसे ही ये पता चला कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है, तो स्ट्रेंज तो था ही आदमी, स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे सबसे पहला शक गया, और उसी के कमरे में ये सब हो रहा था, तो सबसे पहला उसका सस्पेक्ट, सबसे पहला स्ट्रेंज साइंटिस्ट ही बना कि उसका हाथ तो है ही। सस्पिशन ग्रू, सस्पिशन का मतलब संदेह, तो संदेह बढ़ने लगा। इवन स्ट्रांगर when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और ज़्यादा संदेह कब बढ़ गया, जब उसके पास कैश निकल आया, वो उस मिसेज हॉल को देना होगा, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि उसने ये कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है, और फिर उसके पास पैसे भी निकल आए, तो इस कारण संदेह और बढ़ गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो जो गांव का चौकीदार था, कांस्टेबल, बीट पुलिस में चौकीदार नहीं कांस्टेबल, जो गांव का कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली, गुपचुप तरीके से भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसेस हॉल सीधे उस साइंटिस्ट के पास ही चली गई, जो कि अचानक से उस रूम में प्रकट हो गया क्योंकि अंदर तो वो था नहीं, चेयर ने मार के भगा दिया था इन लोगों को, लेकिन अंदर से निकला कौन, वो साइंटिस्ट निकल रहा था। तो उसके पास मिसेस हॉल चली गई। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो उन्होंने, शी डिमांडेड, तो उन्होंने जानने की इच्छा प्रकट की कि वो जानना चाहती हैं कि, पूछा उन्होंने कि तुम मेरे चेयर के साथ कर क्या रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन
empty room and how you entered a locked room. वो कह रही हैं कि वो ये भी जानना चाहती हैं कि तुम एक खाली रूम में से बाहर कैसे आ रहे हो, और जब ये रूम बंद था तो तुम एक लॉक्ड रूम में अंदर कैसे घुस गए। तो ये सारी चीज, कई सारे सवाल थे बेचारी के मन में, तो वो ये सब जानना चाह रही थी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। तो साइंटिस्ट तो पहले से ही उसको जल्दी गुस्सा आता था, क्विक टेम्पर्ड मतलब जल्दी गुस्सा आने वाला। तो साइंटिस्ट को तो पहले ही ऐसा जाना जाता था वो कि उसको जल्दी गुस्सा आता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको और भी गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। तो उसने कहा तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ और क्या चीज़ हूँ। हु और वॉट आई एम मतलब मैं कौन हूँ और क्या चीज़ हूँ, अभी दिखाता हूँ तुमको। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। तो अचानक से उसने सब अपना निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। बैंडेजेस, नाक, जो चश्मा पहना था सब निकाल के फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसको ये काम करने में 1 ही मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। हॉरिफाइड मतलब डरे हुए, फुल ऑफ हॉरर। तो जो पूरे डर से भरे हुए लोग, जो बार में लोग बैठे हुए थे, उनको बिना सर का आदमी दिखाई देने लगा। सभी कोई भी डर जाएगा। मिसेस जैफर्स द कांस्टेबल, तो मिस्टर जैफर्स, तो मिस्टर जाफर कांस्टेबल आ गए थे, नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो उनको तो यही आश्चर्य था कि उनको अब ऐसे आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। तो लेकिन जाफ़र को आसानी नहीं होने वाली थी उसको पकड़ने में। व्हाट वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो यानी उससे बचने वाला था नहीं, अरेस्ट तो करना ही था। अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया है तो आदमी का सर हो या ना हो, उस आदमी को अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जाफ़र को तो करना ही था। There followed a remarkable sense as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो इसके बाद एक रिमार्केबल ऐसा दृश्य जो भूल नहीं सकते, मैंने शुरू में भी बताया था, रिमार्केबल साइट और रिमार्केबल सीन। तो जहाँ भी रिमार्केबल यूज़ आए यानी बहुत ही ख़ास, जिसको भूला नहीं जा सकता। तो ऐसा सीन वहाँ पे हो रहा था कि एक एक करके कपड़े उतार रहा था ग्रिफिन, और उतना ही वो दिखाई देना कम हो रहा था, वो इनविजिबल होता जा रहा था उस पार्ट में जहाँ से कपड़े उतारता था। तो ये बहुत बड़ा रिमार्केबल सीन हो रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो अचानक एक शर्ट भी उड़ के बाहर हवा में आ गई और कांस्टेबल को अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद भी करने, जाफ़र की मदद भी करनी चाहिए उसको पकड़ने में, जो कि आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे मुक्के आ रहे थे, ऐसे घूंसे लग रहे थे उनको, और पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं घूंसे। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। और अंत में जाफर को भी एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वो बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस ये लिखा हुआ है ना, बेहोश, वो भी बेहोश हो गया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done। तो लोग नर्वस होके, लोग परेशान होके ये चिल्ला रहे थे पकड़ो उसे पकड़ो उसे, लेकिन ये कहना आसान था और करना मुश्किल था। दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, इसका मतलब कहना आसान और करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। तो ग्रिफिन ने हिल के खुद को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को ये बात पता नहीं थी कि उस पर हाथ कहाँ से लगाया जाए, यानी उसको पकड़ा कैसे जाए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। तो ग्रिफिन कानून नहीं मानता था, इस पर आप कमेंट कीजिए। तो जितनी भी घटनाएं हैं एक एक करके 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, उससे प्रूव हो जाएगा। इसको डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन को आप एज ए साइंटिस्ट कैसा बोलेंगे, साइंटिस्ट कैसा था वो। तो येस, ही वॉज अ गुड
गुड साइंटिस्ट, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टू हिज कॉज। लिखा है ना कि ही डिड एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट, माने प्रयोगों पे प्रयोग करता रहा। तो ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स साइंस, ही फाउंड व्हाट ही वांटेड टू फाइंड, तो ही वॉज इन ऑल अ वेरी गुड साइंटिस्ट। तो ये बात आप लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ़ यू डिड? तो अब ये पूछ रहा है कि आप इनविजिबल, अदृश्य होना चाहेंगे, तो अदृश्य होने के लाभ भी लिख दीजिएगा 5 और नुकसान भी लिख दीजिए 5, अगर आपको समझ में आते हैं तो। छोटे छोटे हैं, एक एक सेंटेंस में आप ये लिख सकते हैं, नंबर डाल के ही लिखिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं, ये आपकी कल्पनाशीलता पे बेस्ड है। आर देयर फोर्सेज अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म? तो कह रहा है कि क्या हमारे अगल बगल ऐसी शक्तियां हैं जो कि अदृश्य हैं, जैसे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट एक दूसरे को खींच लेते हैं, वो एनर्जी दिखाई तो देती नहीं है। तो हैं ही भाई, बिल्कुल हैं। यस, देर आर फोर्सेज। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर दैट आर इनविजिबल और नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? तो मैटर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जो सामान पकड़ते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हमारी नंगी आंखों को, वो भी होते हैं। वट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ़ यू कुड सी सच फोर्सेज और सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर? तो अब बताइए, अब दुनिया कैसी होगी जब आप इन फोर्सेज को भी देखने लगे, यानी चुंबकीय तरंगों को भी देखने लगे, मैग्नेटिक फील्ड को देखने लगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को देखने लगे, तो बताइए दुनिया कैसी होगी? बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हमें तो हर जगह कुछ ना कुछ सामान ही दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो इस एंगल से इसको जवाब देने की कोशिश, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू हिज नॉर्मल एक्टिविटी व्हेन यू कुड सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ थिंग्स दैट आर very small, too small that we can now currently ignore, but would be able to see at that point of time through our naked eyes। ये आप मेंशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ग्लास ऑफ वाटर ट्रांसपेरेंट? तो पानी के जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट, उसको क्या चीज़ बनाती है? तो हमने शुरू में ही सबसे पहले कहते हैं लाइट उसके आर पार चली जाती है, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो इस फिनोमिना को आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। Do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible or transparent? तो आपको लगता है क्या वैज्ञानिक तौर पे आदमी अदृश्य या ट्रांसपेरेंट हो सकता है? अभी तो नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, आप इस स्टेटमेंट के किस साइड हैं, एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो बताइए क्यों एग्री करते हैं। जैसे मैं लिखूँगा, नो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक अ पर्सन इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट एज पर द करेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंस। ठीक है। Keep in mind that writers of science fiction have often turned out to be prophetic in their imagination। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो साइंस फिक्शन जो लोग लिखते हैं वो अक्सर ऐसी बातें लिख देते हैं जो भविष्य में हो जाती हैं। प्रोफेटिक मतलब ये दिया हुआ है ना, प्रोफेटिक, प्रोफेटिक का मतलब साधु संतों की तरह जो भविष्य की बातें बता देते हैं कि आगे ऐसा होने वाला है। तो जो वैज्ञानिक कल्पना वाली किताबें लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, वो लोग भविष्य के बारे में भी बता देते हैं, जैसे साधु संत लोग बता देते हैं, प्रॉफिट्स बता देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं यकीन नहीं रखता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ में मैंने कहा कि आज के साइंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर आप एग्री करते हैं तो ये ठीक इसी तरह आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये भविष्य में हो सकता है। तो एक्चुअली मैं दोनों तरफ आपको आंसर का दे दिया है कि दोनों के लिए आपके पास लॉजिक है, तर्क है। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स, ये कुछ किताबों के नाम हैं या कहानियाँ हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर 5 हमने कर दिया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।